हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता इस पाठशाला में। मैं संगीता मोदक हमेशा की तरह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू पढ़ रहे थे, क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स किताब से, वेस्टी अर्थशास्त्र से, जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का जो सिद्धांत है उसे हम पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर का पढ़ लिया है। मैंने ऊपर आई बटन पे भी लिंक दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट्स हो इसमें तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर पार्ट 3 को, चैप्टर 4 का। और पहले हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं जिसके बेसिस पे ये थर्ड पार्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। आज हम लोग जो पहली टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है औसत संप्राप्ति, यानी कि एवरेज रेवेन्यू। तो औसत संप्राप्ति यानी कि एवरेज रेवेन्यू, जिसे हम डिनोट करते हैं AR से, वो क्या है? वो किसी भी फर्म की प्रति इकाई निर्गत यानी कि आउटपुट कुल संप्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि औसत संप्राप्ति जो एवरेज रेवेन्यू है वो किसी फर्म की प्रति इकाई निर्गत कुल संप्राप्ति के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे, यदि किसी फर्म का निर्गत Q है, यानी कि जो आउटपुट है वो Q है, तथा बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस क्या है, P है। ठीक है, तो कुल संप्राप्ति क्या हो जाएगी, P गुना Q के बराबर। ठीक है, यानी कि हम अगर बोलते हैं कि किसी फर्म की आउटपुट Q है और बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस P है, तो ये दोनों को जब हम प्राइस इनटू क्वांटिटी जब करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि आउटपुट, क्वांटिटी का मतलब ही आउटपुट हो गया, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलता है, आपका टोटल रेवेन्यू। हमने पिछले क्लास में इसको बताया था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एवरेज रेवेन्यू को मतलब निकालना है, तो जब हम टोटल रेवेन्यू यानी कि हमारा जो कुल संप्राप्ति है, कुल संप्राप्ति को जब हम आउटपुट से यानी कि निर्गत से भाग देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है एवरेज रेवेन्यू, यानी कि आपका औसत संप्राप्ति, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि TR यानी कि टोटल रेवेन्यू का मतलब कुल संप्राप्ति का मतलब ही होता है P गुना Q, जैसे कि अभी हमने थोड़ा देर पहले कहा। तो P को जब Q से गुना करेंगे और जब Q का मतलब हो गया निर्गत, और जब निर्गत से हम लोग क्या करेंगे, इसको भागा देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, एवरेज रेवेन्यू। देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि Q कट जाएगी यानी कि P बचेगी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं मोटे तौर पे कि जो एवरेज रेवेन्यू होती है यानी कि औसत संप्राप्ति AR जो होती है वो किसके बराबर होती है, P के बराबर होती है। यानी कि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की जो मार्केट होती है, वहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत संप्राप्ति होती है, वो जो हमारा बाजार मूल्य होता है यानी कि जो प्राइस होता है, मार्केट प्राइस, उसके बराबर होती है, P के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, एक कीमत स्वीकृत फर्म यानी कि प्राइस टेकर फर्म जो होता है, उसकी औसत संप्राप्ति, जैसे कि हमने कहा AR जो होती है वो बाजार कीमत के बराबर होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जब न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत हम लोग को हेल्प मिलेगा इसके थ्रू सॉल्व करने में। आइए अब आगे देखते हैं। अब आती है कीमत रेखा यानी कि प्राइस लाइन। प्राइस लाइन क्या होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। आइए अब देखते हैं ज़रा। कीमत रेखा यानी कि प्राइस लाइन, कीमत रेखा बाजार कीमत तथा एक फर्म के निर्गत स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब ये जो है निर्गत स्तर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं डायग्राम में भी, ये दोनों के बीच के संबंध को दिखाते हैं। किसके किसके, बाजार कीमत जो कि हम लोग OX एक्सिस पे दिखा रहे हैं, OY एक्सिस पे दिखा रहे हैं, और OX एक्सिस पे हम लोग दिखा रहे हैं निर्गत को यानी कि आउटपुट को। ठीक है, ये आउटपुट और मार्केट प्राइस के रिलेशनशिप को बताती है क्या, प्राइस लाइन यानी कि कीमत रेखा, यानी कि जो बाजार कीमत होती है और जो निर्गत होती है, इन दोनों के रिलेशनशिप को ये बताती है। कीमत रेखा का ऊर्ध्वस्तरीय ऊंचाई बाजार कीमत P के बराबर होता है। देखिए जो कीमत रेखा है वो पैरेलल लाइन है, किसका, जो निर्गत है उसका पैरेलल लाइन है। निर्गत के बराबर जो लाइन है वो खींची हुई है कीमत रेखा। ठीक है, ये बताती है हमारे कि बाजार कीमत क्या होगी किसी भी वस्तु का। ठीक है, अब आगे देखिए।
क्योंकि बाज़ार कीमत P पर स्थित है, क्योंकि देखिए वो बदल नहीं रही है, वो पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, ये बदल नहीं रही है, ये क्या है आपका स्थिर है। प्राइस जो है बाज़ार जो कीमत रेखा में हमने यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये स्थिर है। हमने पिछले क्लास भी कहा था कि P जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या बढ़ता है आपका, आउटपुट बढ़ता है। स्थिर है। हमें एक जो समस्तरीय सीधी रेखा प्राप्त हो रही है जो कि पैरेलल लाइन है, जो y अक्ष को P के बराबर ऊंचाई पर काट रही है, जो कि हम देख रहे हैं। जो y एक्सिस देख रहे हैं, जो कीमत की जो हमारी अक्ष है वहाँ पे जो है P के बराबर देखिए कीमत रेखा काट रही है, ठीक है। और P क्या होता है, हमेशा प्राइस स्टेबल होता है, यानी कि स्थिर होता है। ये समस्तरीय सीधी रेखा कीमत रेखा कहलाती है, क्योंकि बाजार कीमत P पर निश्चित है, यानी कि उसे हम लोग फिक्स्ड करते हैं। हमें एक क्षैतिज सीधी रेखा उपलब्ध होती है जो अक्ष के बराबर ऊंचाई पर काटती है, ठीक है। ये हम लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो प्राइस लाइन, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कीमत रेखा जो है, प्राइस लाइन जो है, इसे ही हम औसत वक्र भी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि P इक्वल्स टू क्या होता है आपका, AR होता है, ठीक है। हमने पिछले ही अभी स्लाइड में ये बताया आपको। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जो बाजार होती है वहाँ पे क्या होती है, औसत वक्र जो होती है, यानी कि जो औसत वक्र हम किसे कहते हैं, कीमत रेखा को ही हम लोग औसत वक्र कहते हैं। यानी कि जो एवरेज लाइन होगा वो क्या होगा आपका, कीमत रेखा ही होगा। एवरेज रेवेन्यू भी इसी के द्वारा दिखाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उसके बराबर होती है। चलिए अब आगे हम लोगों ने अभी तक जो है टोटल रेवेन्यू, उसके बाद हम लोगों ने एवरेज रेवेन्यू, और अब हम लोग देखेंगे सीमांत संप्राप्ति यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो आइए देखते हैं जरा। एक फर्म की सीमांत संप्राप्ति फर्म के निर्गत के प्रति इकाई वृद्धि के लिए कुल संप्राप्ति वृद्धि के रूप में परिभाषित की जाती है। देखते हैं जरा। आप जरा सा अब तालिका पे नज़र डालिएगा, जिसको हम लोगों ने पहले भी देखा है। उस पर पुनः विचार अगर हम करते हैं तो देखिए, मोमबत्तियों के 2 डब्बे की बिक्री से कुल संप्राप्ति 20 की हो रही है, 20 रुपये की हो रही है। 3 डब्बे से बिक्री हो रही है 30 की, क्योंकि हम लोगों ने एक मोमबत्ती का जो दाम है, जो मार्केट प्राइस है, वो क्या कहा था, 10 है। तो 2 डब्बे होंगे तो 2 गुना 10 यानी कि 20, 3 डब्बे होंगे तो 3 गुना 10 जैसे कि 30। आप लोग इस जो है तालिका में भी देख पा रहे हैं। और अगर इसको समझना है अच्छे से तो आइए ज़रा ये इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सीमांत संप्राप्ति यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू है, उसको हम लोग किस तरीके से दर्शाते हैं। उसको हम लोग दर्शाते हैं कुल संप्राप्ति में परिवर्तन, जब उसे हम भागा देते हैं मात्रा में परिवर्तन से, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में भी कहा है। तो कुल संप्राप्ति में परिवर्तन देखिए क्या हो रहा है, आप तालिका भी देख लीजिए, यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है कि 30 से जब हम 20 को गुना कर रहे हैं, यानी कि 30 इकाई से जब हम 3 इकाई से जब हम 2 इकाई को माइनस कर रहे हैं, 30 - 20, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन। कुल संप्राप्ति कितनी हुई, 30 अभी है, लेकिन पहले कितनी थी, 20। तो कितना डिफरेंस हो गया है हमारा, 10। और नीचे जो है आपका 3 - 2, जो मात्रा में परिवर्तन, 3 क्वांटिटी से जो है 2 क्वांटिटी से 3 क्वांटिटी हुआ है, तो 3 - 2। तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा 10, तो 10 भागा 1 यानी कि 10, यानी कि सीमांत संप्राप्ति हमारी कितनी निकली, 10 निकली, ठीक है। इसी प्रकार से हम सबकी सीमांत संप्राप्ति निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर है उसमें भी इसके बारे में काफ़ी बृहद डिस्कशन किया था। तो आपको अगर उसका भी वीडियो चाहिए तो आप ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, लाभ अधिकतमीकरण यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी फर्म का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। हम कभी भी उत्पादन करते हैं तो हम ज़रूर ये चाहते हैं, हमने बार बार कहा है कि हम अपने इनपुट्स को कम करेंगे और आउटपुट्स को बढ़ाएंगे, यानी कि आउटपुट बढ़ने का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो देखते हैं जरा, आइए। एक फर्म वस्तु की विशेष मात्रा का उत्पादन तथा विक्रय करती है। फर्म का लाभ, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रॉफिट कहते हैं, उसे हम पाई मतलब लाभ यानी कि प्रॉफिट द्वारा दर्शाते हैं। इसकी जो कुल संप्राप्ति तथा इसका कुल उत्पादन लागत के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, पाई यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कुल संप्राप्ति यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट। जब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो जब हम लोग टोटल रेवेन्यू से कुल संप्राप्ति से कॉस्ट को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी वस्तु को 50 रुपये में बना रहे हैं और 60 रुपये में बेच रहे हैं तो दोनों के डिफरेंस में प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, यानी कि 10 रुपये की हमें बचत हुई।
क्योंकि उसे बनाने में तो 50 रुपये खर्च हो गए, लेकिन हम लोगों ने उसको बेचा 60 रुपये में, तो हमें क्या मिल रहा है, 10 रुपये का फ़ायदा, यानी कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 रुपये। ठीक है, तो देखिए स्पष्ट रूप से कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के माध्यम में अंतर फर्म द्वारा अर्जित की गई निव्वल लागत है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक फर्म अधिकतम लाभ कमाना चाहती है। हम सब जानते हैं किसी भी फर्म का यही सबसे बड़ा मोटिव होता है। एक फर्म मात्रा Q0 को जिस पर उसके लाभ अधिकतम होती है को ज्ञात करना चाहेगी। वो हमेशा वो यही ज्ञात करना चाहेगी कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करे जिसमें कि उसे सबसे अधिकतम लाभ हो। तो अगर हम लोग परिभाषानुसार Q0 के अतिरिक्त किसी अन्य मात्रा पर फर्म के लाभ Q0 की अपेक्षा कम है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी Q0 के अतिरिक्त किसी अन्य मात्रा पर जो है फर्म के लाभ Q0 की अपेक्षा कम होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो वस्तुएं बिकी ही नहीं, जितना डिमांड होगा हमें उतना ही प्रोडक्शन करना है। तो ये पहले से ही निर्धारित है कि जो डिमांड है हमें उतना ही प्रोडक्शन करना है, क्योंकि प्रॉफिट हमें उसी हिसाब से मिलेगी। हम लोगों ने ज़्यादा उत्पादन कर लिया लेकिन भाई वो विक्रय नहीं हुई बाज़ार में, तो फिर उसका हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी क्वांटिटी का हमें उत्पादन करना है। अब देखिए समीक्षात्मक प्रश्न यह है कि हम Q0 को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। हम कैसे जानेंगे कि कितना हमें जो है प्रोडक्शन करना है। लाभ अधिकतम होने के लिए Q0 पर 3 शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं, आइए ज़रा देखते हैं। पहला, कीमत P सीमांत लागत के बराबर हो। दूसरा, Q0 पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो। तीसरा, फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक हो, यानी कि जो P है वो ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। यानी कि जो औसत परिवर्तनीय जो हमारा लागत है, यानी कि जो हम किसी भी, देखिए जो हमारे पास बिल्डिंग है, ये सब जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही, लेकिन एवरेज कॉस्ट से कभी भी कम नहीं होना चाहिए हमारा मार्केट प्राइस। हमारा मार्केट प्राइस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो गया तो हमारा जो है हमें वहीं पे बंद कर देना पड़ेगा अपने बिजनेस को या फिर दुकान को या प्रोडक्शन प्रोसेस को। ठीक है, लेकिन दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक हो। ठीक है, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए प्रोडक्शन को, फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 बातें कही जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है, 1 नंबर पे पूछ देगा या फिर लॉन्ग पे भी कुछ पूछ सकता है कि 3 शर्तें कौन कौन सी है। सबसे पहले है कि कीमत जो है P सीमांत लागत के बराबर हो। Q0 पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो, यानी कि गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है कि फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए अल्पकाल में कीमत है औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होना चाहिए, यानी कि प्राइस जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। और दीर्घकाल में क्या होना चाहिए, जो है कीमत औसत लागत से अधिक होना चाहिए, यानी कि प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी जो हमने ये 3 कंडीशंस देखे हैं उसी के आधार पे हम लोग ये 3 कंडीशंस को जो है डिस्कस करेंगे। पहला कंडीशन क्या है, देख लीजिए। लाभ कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत का अंतर होता है। जैसे निर्गत में वृद्धि होती है, कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत में भी वृद्धि होती है। यानी कि अगर निर्गत में वृद्धि होगी, आउटपुट बदलेगी, तो क्या होगा, आपका टोटल रेवेन्यू भी बदलेगी, टोटल रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी और टोटल कॉस्ट में भी वृद्धि होगी। यानी कि टोटल TR भी बढ़ेगी और TC भी बढ़ेगी। कुल संप्राप्ति और कुल लागत दोनों में वृद्धि होगी निर्गत में वृद्धि होने से। जब तक कुल संप्राप्ति में वृद्धि कुल लागत में परिवर्तन से अधिक है, यानी कि जब तक आपका टोटल रेवेन्यू में जो वृद्धि हो रही है वो टोटल कॉस्ट से अधिक है, लाभ लगातार बढ़ती रहेगी। दूसरे शब्दों में, लाभ उत्पादन के उस स्तर पर जिसे हमने Q0 कहा है अधिकतम होती है, जिस पर MR=MC होती है। MR मतलब हो गया आपका सीमांत जो है संप्राप्ति और MC का मतलब हो गया आपका सीमांत लागत। जब सीमांत संप्राप्ति बराबर होगा सीमांत लागत से, उस बिंदु पे क्या होगा, आपका लाभ जो है हमारा अधिकतम होगा। हमने यह स्थापित कर दिया है कि एक पूर्ण तथा प्रतिस्पर्धात्मक फर्म के लिए MR=P, इसीलिए
फर्म का लाभ अधिकतमीकरण निर्गत वो निर्गत है जिस पर P इजिकल्स टू एम सी हो। हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि एम आर इजिकल्स टू सी होना चाहिए, एम सी होना चाहिए। तो एम आर इजिकल्स टू अगर P है तो इसीलिए क्या होना चाहिए, एम सी इजिकल्स टू भी P होनी चाहिए। अब आगे कंडीशन 2 देखिए। कंडीशन 2 क्या कह रहा है। कंडीशन 2 को समझने के लिए इस डायग्राम को समझिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है ओ एक्स एक्सिस पे जो है हम लोगों ने निर्गत यानी कि आउटपुट को दिखाया, और ओ वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कीमत और सीमांत लागत यानी कि प्राइस, मार्केट प्राइस और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है उसको दिखाया है। ठीक है, और जो ये कर्व देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं सीमांत लागत। सीमांत लागत यानी कि आपका मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए ज़रा से इस डायग्राम को, यहाँ पे हम लोग को दो बिंदुएं दिख रही है ए और बी। तो देखिए ज़रा ये क्या कह रहा है। दूसरी स्थिति को लीजिए जिसका लागू होना निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण जो है सकारात्मक होने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऐसी स्थिति क्यों है कि निर्गत स्तर पर लाभ अधिकतमीकरण सीमांत लागत वक्र की प्रवणता नीचे की ओर नहीं हो सकती है। यानी कि अगर मार्जिनल कॉस्ट आपका सीमांत लागत जो है एमसी नीचे की ओर अगर प्राइस लाइन को काट रही है तो वहाँ पे जो है आपका हम लोग जो है लाभ अधिकतमीकरण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, आइए ज़रा ये भी देख लेते हैं। तो हम लोग लाभ को अधिकतमीकरण कब करेंगे, जब एम सी इजिकल्स टू क्या होगा, पी होगा। ये क्राइटेरिया हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा। सबसे पहला कंडीशन ही ये है कि एम सी शुड बी इक्वल्स टू प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस के इक्वल होना चाहिए हमारा एम सी। तो कौन कौन से बिंदु पे हो रही है, ए बिंदु पे और बी बिंदु पे। लेकिन हम लोगों ने अभी ये कहा कि अगर एम सी सीमांत लागत अगर नीचे की ओर काट रहा है प्राइस लाइन, तो वहाँ पे तुम्हारा आपका क्या होगा, हमारा लाभ अधिकतमीकरण नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए क्वांटिटी काफ़ी कम है। ठीक है, अगर हम लोग ओ पी ए ओ क्यू वन अगर हम लोग क्वांटिटी को प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन वही देखिए अगर सीमांत लागत अगर ऊपर की ओर उठ रहा है और बी बिंदु पे काट रही है, Q4 पॉइंट पे आई है, तो ओ Q4 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बढ़ जा रहा है, मात्रा बढ़ जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ जा रही है। तो हम हमेशा वहीं पे प्रोडक्शन करना चाहेंगे जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कहाँ होगा, जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो क्वांटिटी कहाँ ज़्यादा है, बी पॉइंट पे ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिए कि Q1 तथा Q4 निर्गत स्तरों पर बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर है। ठीक है, बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर होगा, वहीं पे हमारा जो है लाभ अधिकतमीकरण हो सकता है। लेकिन नीचे की ओर आएगा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, नीचे की ओर अगर एम सी इजिकल्स टू पी हो रहा है तो मतलब ए बिंदु पे नहीं हो सकता है, बी बिंदु पे हो सकती है। ठीक है, Q1 निर्गत स्तर सीमांत लागत वक्र नीचे की ओर प्रवण है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हमने कहा है कि Q1 निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया क्वांटिटी जहाँ पे ज़्यादा होगा और वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस बराबर होगा, जहाँ पे ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा वहीं पे जो क्या होगा, हम लोग उसी बिंदु पे प्रोडक्शन करेंगे और हम लोग का लाभ वहीं पे जो है आपका मैक्सिमाइज होगा। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पे हो रहा है, बी बिंदु पे, जहाँ पे क्या हो रहा है आपका P इजिकल्स टू एम सी हो रहा है। ठीक है, अब आइए कंडीशन 3। कंडीशन 3 क्या कह रहा है, आप इस रेखा चित्र को देख रहे हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। उस तृतीय जो स्थिति पर ध्यान दीजिए जिसका लाभ अधिकतमीकरण जो निर्गत स्तर के सकारात्मक होने की स्थिति में लागू होना आवश्यक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि भी लागू होना पहले और दूसरे कंडीशन की तरह भी जरूरी है। ध्यान दीजिए कि तीसरी स्थिति में दो भाग हैं। एक भाग क्या है, पहला कह रहा है कि अल्पकालीन स्थिति में, और दूसरा क्या कह रहा है, दीर्घकालीन स्थिति में लागू होना चाहिए। तो अल्पकालीन स्थिति में क्या होगा, दीर्घकालीन स्थिति में क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने अभी तक दो कंडीशन में क्या क्या देख लिया है, एम सी शुड बी इक्वल्स टू एम आर, एम सी को एम आर के बराबर होना चाहिए, इज इक्वल्स टू प्राइस। और दूसरा कंडीशन हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो एम सी है वो प्राइस लाइन को कट करेगी ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं। उसकी स्लोप अगर नीचे की ओर कट रही है प्राइस लाइन को, तो वहाँ पे हम लोग जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं दिखाएंगे, ऊपर की ओर जाएगी तो ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, आइए पहली स्थिति देखते हैं हम लोग। कंडीशन 3 का पहला स्थिति, अल्पकालीन स्थिति में कीमत को औसत परिवर्ती लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होना चाहिए। यानी कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है AVC है, उससे प्राइस को जो है ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, मार्केट प्राइस को, तभी जो है आपका अल्पकालीन स्थिति में जो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है।
तो इस डायग्राम को देखिए और देखिए क्या कह रहा है ये। अल्पकालीन स्थिति में एक लाभ अधिकतमीकरण करने वाली फर्म किसी एक निर्गत स्तर पर उत्पाद नहीं करेगी जहां बाजार कीमत औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम हो। यानी कि जो हमारा जो ए भी सी है उससे हमेशा प्राइस को ज़्यादा होना चाहिए। ए भी सी शुड भी जो है लेस देन प्राइस, यानी कि प्राइस जो है शुड बी ग्रेटर देन ए बी सी। Q1 पर बाजार कीमत P देख रहे हैं हम। Q1 अगर क्वांटिटी हम लोग निर्गत का ले रहे हैं तो वहाँ पे बाजार कीमत क्या है आपका P है, ठीक है। P प्राइस हमेशा जो है स्थिर होती है, औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम है। हम ये दावा करते हैं कि Q1 निर्गत स्तर का एक लाभ अधिकतमीकरण नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? Q1 जो है आपका लाभ अधिकतमीकरण नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों? ध्यान दीजिए कि Q1 पर फर्म की कुल संप्राप्ति निम्नलिखित है। तो क्या है? कुल संप्राप्ति बराबर कीमत गुना मात्रा, ठीक है। ऊर्ध्व स्तरीय ऊंचाई OP इंटू चौड़ाई OQ1। कीमत गुना मात्रा यानी कि क्या हो जाएगा, कीमत क्या है हमारी OP और जो हमारा निर्गत है वो क्या है आपका OQ1, तो OP गुना OQ1। तो आयत OP AQ1 का क्षेत्रफल समान रूप से फर्म की कुल परिवर्ती लागत Q1 पर निम्नलिखित है। कुल परिवर्ती लागत इजिकल्स टू क्या होगा आपका औसत परिवर्ती लागत गुना मात्रा। कुल परिवर्ती लागत क्या होता है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इजिकल्स टू क्या होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। ऊर्ध्व स्तरीय ऊंचाई OE इज इंटू चौड़ाई OQ1। तो इसका जो है कुल जो परिवर्ती लागत है वो क्या है आपका OE गुना OQ1, OE गुना OQ1, ठीक है। यानी कि आयत जो है आपका क्या हो जाएगा OEBQ1, OEBQ1। अब जरा सा आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जो OEBQ1 है वो ज़्यादा हो रहा है आपका किससे, OPAQ1 से। यानी कि कुल परिवर्ती लागत जो है वो ज़्यादा है आपका किससे, कुल संप्राप्ति से, ठीक है। अब याद रखिए कि Q1 पर फर्म का लाभ इज इक्वल्स टू कुल प्राप्ति माइनस कुल परिवर्ती लागत प्लस कुल स्थिर लागत है, ये तो हम सब जानते हैं। अर्थात आयत OPAQ1 का क्षेत्रफल जो है आयत OEBQ1 का क्षेत्रफल जो है कुल स्थिर लागत है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसी वजह से उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है औसत परिवर्ती लागत का जो है औसत लागत से। इसी वजह से हम यहाँ पे जो है आपका नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन, और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी नहीं हो सकता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है, जब क्षेत्रफल कम होता है किसका, औसत परिवर्ती लागत का जो है आपका औसत लागत से, तब यानी कि प्राइस से। तो हम लोग ये बात बार बार इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि AR इज इक्वल्स टू PB होता है। तो अगर AR से आपका जो है लागत से AC से कम है, मतलब ये वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता है। यदि फर्म शून्य निर्गत का उत्पादन करती है तो क्या होता है, अगर फर्म जो है शून्य निर्गत का उत्पाद करती है तो क्या होता है, क्योंकि निर्गत शून्य है, कुल संप्राप्ति तथा कुल परिवर्ती लागत भी शून्य होगी। अतः शून्य निर्गत पर फर्म का लाभ कुल स्थिर लागत के समान होगा। यानी कि शून्य निर्गत पे क्या होगा, जो उसका लाभ है वो कुल स्थिर लागत के समान होगा। परंतु आयत जो है OPAQ1 का क्षेत्रफल आयत OEBQ1 के क्षेत्रफल से स्पष्ट रूप से हमें कम दिख रहा है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा था। अतः Q1 पर फर्म का लाभ है क्षेत्रफल EBAP TFC जिसे हम लोग कहते हैं, टोटल जो है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, TFC, जो कि नियमबद्ध रूप से उससे कम है जो वह कुछ भी उत्पाद ना करे पर प्राप्त करेगी। अतः फर्म कुछ भी उत्पाद नहीं चाहेगी और बाजार से बहिर्गमन कर जाएगी, यानी कि क्या करेगी, वहाँ पे वो अपना कोई भी उत्पादन नहीं करेगी और मार्केट से निकल जाएगी। तो अब आइए स्थिति 2 देखते हैं। दीर्घकाल में कीमत को औसत लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होना चाहिए, ठीक है। अधिक एवं समान होना चाहिए। किसको कम होना चाहिए, प्राइस शुड बी इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। देखिए इस डायग्राम को अच्छे से। दीर्घकाल में एक लाभ अधिकतमीकरण करने वाली फर्म
किसी ऐसी निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करेगी जहां बाजार कीमत औसत लागत की तुलना में कम हो। यानी कि एवरेज कॉस्ट से अगर कम है आपका प्राइस, तो वहाँ पे कभी भी वो क्या करेगी, उत्पादन नहीं करेगी। आइए रेखाचित्र 4.5 को देखिए। निरीक्षण कीजिए कि निर्गत स्तर Q1 पर बाजार कीमत P दीर्घकाल औसत लागत की तुलना में कम है। हम दावा करते हैं कि Q1 एक लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर नहीं हो सकता। क्यों ऐसा? देखिए फिर से इस डायग्राम को ध्यान दीजिए कि फर्म की कुल संप्राप्ति Q1 पर आयत OPAQ1 यानी कि रेक्टेंगल OPAQ1 का क्षेत्रफल कीमत तथा मात्रा का गुणनफल है। जब तक कि फर्म की कुल लागत आयत यानी कि रेक्टेंगल OEBQ1 का क्षेत्रफल औसत लागत तथा कुछ जो मात्रा की गुणनफल है, क्योंकि आयत यानी कि रेक्टेंगल OEBQ1 का क्षेत्रफल आयत OPAQ1 के क्षेत्रफल से अधिक है, निर्गत स्तर Q1 पर फर्म हानि उठाती है। परंतु दीर्घकाल स्थिति में एक फर्म यदि उत्पादन बंद कर देती है, शून्य लाभ प्राप्त करती है, इस स्थिति में फर्म पुनः बहिर्गमन करना पसंद करती है। यानी कि अगर उसे लाभ कम हो रहा है तो वो एकदम के लिए बाजार से जो है निकल जाना पसंद करेगी, क्योंकि शॉर्ट रन में आप हानि उठा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जो है आप इस चीज़ को नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कुछ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है सब कुछ आपका जो है इसी एवरेज कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा तीनों कंडीशन को हम अच्छे से समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप ऐसे आगे वीडियोस में बने रहें। इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट को लिख के हमें अपने डिफ़िकल्टीज़ को बता सकते हैं। और प्लीज़ don't forget to click on the like, subscribe and on the bell button.